एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे समझो, ये 2019 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में कैसे इनडायरेक्टली पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर, फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर हैविंग पॉइंट लोड एट द मिड ऑफ द स्पैन इज, यहाँ पे कहीं पे मिड पे इन्होंने लोड लगा दिया है, पॉइंट लोड पी, इसका लेंथ है l/2 और इसका लेंथ है l/2। अब बचा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक l/2 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक l/2 होगा, राइट। नाउ what do I need is to calculate the deflection. ओके, अगर ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के लिए मैंने बेस्ट बताया था मूवमेंट एरिया मेथड, वो यूज करके आराम से डिफ्लेक्शन निकल जाएगा इन अ वन शॉट। हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, बाय सुपरपोजिशन मेथड एंड बाय वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा मूवमेंट एरिया मेथड से। पहला मैं मूवमेंट एरिया मेथड से कर रहा हूँ। मूवमेंट एरिया मेथड से करने के लिए डिफ्लेक्शन के लिए मुझे बताना क्या होता है, डिफ्लेक्शन के लिए मुझे बताना क्या होता है। ये सेम क्वेश्चन मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ, सेम चीज आई एम शोइंग इट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे पॉइंट लोड, यहाँ पे पॉइंट लोड है P विच इज एट अ डिस्टेंस l/2। मैं टॉप में दिखा रहा हूँ, मुझे निचले वाले पोर्शन की जरूरत है, इसलिए l/2 ये P लोड लगाया हुआ है। अब जरा चेक करो इसको, जिस पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट है, जिस पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट है अप्लाइड पॉइंट लोड की वजह से, वहां तक डिफ्लेक्टेड कर्व होता है पैराबोलिक, उसके बियॉन्ड डिफ्लेक्टेड कर्व होता है स्ट्रेट। ये चीज याद रखना, इसके सिवा काम नहीं बनेगा। अब इस एंड पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं, इस दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर का पॉइंट सी पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं तो ये कुछ बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा मेरे पास। इस बीम की अगर बेंडिंग मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कुछ बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा। दिस इज अ बेंडिंग मूवमेंट फॉर दिस बीम एट एंड पॉइंट। यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव साइन विच विल बी अ P into L/2, राइट। इस बेंडिंग मूवमेंट को अगर मैंने EI से डिवाइड कर दिया, इफ आई डिवाइड दिस PL/2 बेंडिंग मूवमेंट बाय EI, दिस विल बी अ M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम। तो मेरे पास एक M/EI डायग्राम तो है इस बीम। मुझे निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकालना है, राइट। अब मैं यूज क्या कर रहा हूं, मूवमेंट एरिया मेथड। मूवमेंट एरिया मेथड का बोलना क्या था डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट, हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए, हमारे केस में C पॉइंट पे। एट पॉइंट C हम टेंजेंट कहां से ड्रॉ करेंगे वो मैं बता देता हूं, अभी आप समझ जाओगे। हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट पे, इस ये पॉइंट पे हमने पहले तो इलास्टिक कर्व लिया, इलास्टिक कर्व है ये पॉइंट पे। इस इलास्टिक कर्व को हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये है हमारी टेंजेंट, राइट। जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वही लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है। थोड़ा सा मैं ऊपर दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, तो वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ही है। अगर सपोर्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इलास्टिक कर्व को, वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ही निकल के आएगी इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट पॉइंट C, हमें सी पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट है, हमें आंसर निकालना है इस पॉइंट C के लिए, इस पॉइंट C के लिए। तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। इस M/EI डायग्राम को लिखूंगा, उसका मूवमेंट लूंगा कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें, निकालना कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे, C पॉइंट पे, x बार अबाउट पॉइंट C, x बार जो है एट अ पॉइंट C, एट अ पॉइंट C। अब एरिया ऑफ M/EI डायग्राम किसके बीच में लूंगा, ये और C के बीच में का लूंगा, क्योंकि हमारा टेंजेंट का स्टैटिक पॉइंट है ये, एंडिंग पॉइंट है C। तो एंडिंग पॉइंट पे मुझे मिलेगा टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट A
इट रिक्वायर्स, इसकी वैल्यू होती है एरिया ऑफ एम बाई ई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी पॉइंट इनटू एक्स बार एट अ सी पॉइंट ऑफ विच एम बाई ई आई डायग्राम। ये मैंने पूरी थ्योरी बता के रखी हुई है, उधर चेक कर लेना। पूरा थ्योरम बता के रखा हुआ है, मूवमेंट एरिया मेथड, थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों बता के रखे हुए हैं। तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट होता किसके बीच में है? तो ये होता है इलास्टिक कर्व एंड टेंजेंट के बीच में। इलास्टिक कर्व कौन सा है? ये, राइट। टेंजेंट कौन सी है? ये। तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट जो मिलेगा वो होता है ये। तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट अ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए इज डायरेक्टली डिफ्लेक्शन एट सी। ये हमें एडवांटेज मिल रहा है कैंटिलीवर बीम यूज करने से। इसका मतलब ये होगा हमें ये टेंजेंशियल ऑर्डिनेट निकालना है और हमें डायरेक्टली डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो निकालने के लिए हमें करना क्या है? कौन से पॉइंट पे मूवमेंट लेनी है? सी पॉइंट पे। ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पे क्या क्या निकालना है? इसका एरिया ऑफ एम बाई ई डायग्राम और उसका सेंट्रोइड और उन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट अ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये है L/2। एरिया कितना होता है इसका? हाफ। बेस इज L/2। हाइट कितनी है इसकी? PL/2EI। PL/2EI। सॉरी, डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे पूछा है वापस से देखते हैं। लोड एट अ मिड स्पैन ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड पूछा है। फ्री एंड पूछा है, हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है इस फ्री एंड पे। फ्री एंड पे तो अगर मैं एम बाई ई डायग्राम का एरिया अगर सी पॉइंट पे लूँ तो मुझे टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट सी मिलेगा। मुझे फ्री एंड पूछा है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? अभी थोड़ा सा चेंज है। अभी कोई चेंज ये है, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, अब ये टेंजेंट मैं सी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दूंगा, सॉरी बी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दूंगा। मुझे चाहिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। सो I will say tangential ordinate at a B with respect to tangent at a. It will be area of M by EI diagram between A and B, and उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो लिवर आर्म होगा वो कहाँ तक होगा? इस B पॉइंट तक, इस B पॉइंट तक, B पॉइंट तक। वही चीज वापस बता दी मैंने। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं, टेंजेंशियल ऑर्डिनेट एट अ B with respect to A, with respect to tangent at A। एरिया कितना आया? हाफ। बेस L/2, हाइट PL/2EI। एरिया बन गया। कौन से पॉइंट के बीच में का? ये है A एंड B के पॉइंट के बीच में का। ये पॉइंट पे टेंजेंट शुरू हुई, B पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए, AB के बीच में जितना भी एरिया था आ गया, राइट। ये काम तो खत्म। दूसरा x बार एट B निकालना है। x बार एट B ऑफ विच डायग्राम? दिस M by E डायग्राम बिटवीन AB। ये और सी के पॉइंट में जो एम बाई ई डायग्राम है, ए बी पॉइंट में जो एम बाई ई डायग्राम है उसका निकालना है सेंट्रोइड। अब इसका सेंट्रोइड कितना आएगा? L/2 है। इस साइड से अगर मैं देखता हूँ तो ये 2L/3 आ जाएगा। 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस L/2 इंटू L/2, तो ये आ जाएगा L/3। यहाँ से L/3 इस पॉइंट तक बन रहा है L/3। ये टोटल है L/2 और इसके आगे में यहाँ पे है L/2, तो ये टोटल आ जाएगा सेंट्रोइडल डिस्टेंस विच विल बी L/3 प्लस L/2 दैट इज इक्वल टू, ये दो इसको देखते हैं अभी। ये L अगर मैंने बाहर ले लिया तो टेंजेंशियल ऑर्डिनेट PL3, ये PL स्क्वायर, ये इसका L बाहर ले लिया हमने तो PL3 बन जाएगा। अब ये 8EI होता है बाहर में ही, 8EI। तो हमारे पास बच रहा है 1/3 प्लस 1/2। तो इस 2 को इधर ले गया, 3 को इधर ले गया और डिनोमिनेटर में 6, सो ये आ रहा है 2 + 3 5 PL3 दैट डिवाइडेड बाय 48EI। 5 PL3 दैट डिवाइडेड बाय 48EI। जहां तक लोडिंग है मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये आंसर आया 5 PL3 बाय 48EI। यहाँ पे इस लोड की वजह से कुछ थीटा आएगा। जहां तक लोडिंग है वहां तक डिफ्लेक्टेड कर्व होगा पैराबोलिक, इसके आगे में ये डिफ्लेक्टेड कर्व होगा टेंजेंशियल। ये डिफ्लेक्टेड कर्व होगा टेंजेंशियल टू दिस एंड इट विल बी लीनियर। टेंजेंशियल एंड लीनियर टू दी
दिस डिफ्लेक्टेड कर्व और इलास्टिक कर्व, और ये हमारा जो है ये है टोटल, जरा कंबरसम हो रहा है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। और ये है वो वैल्यू डिफ्लेक्शन की एट अ पॉइंट पी। क्यों डिफ्लेक्शन की? टेंजेंट और इलास्टिक कर्व के बीच में होता है टेंजेंशियल ऑर्डिनेट, टेंजेंशियल ऑर्डिनेट, एंड फॉर दिस केस टेंजेंशियल ऑर्डिनेट इटसेल्फ इज अ डिफ्लेक्शन, टेंजेंशियल ऑर्डिनेट इटसेल्फ इज अ डिफ्लेक्शन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देन हाउ टू डू इट बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला? यहाँ पे सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन 2019, बट तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बीम है, यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, यहाँ पे सेंटर पे लोड लगाया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्टेड कर्व अगर आ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्टेड कर्व आ रहा है अंडर द पॉइंट लोड, इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा बहुत ही टर्न ले रहा है वो, ये है डिफ्लेक्टेड कर्व। दिस इज अ पैराबोलिक, पैराबोलिक, क्योंकि इस यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा इसको मैं बताता हूँ, ये पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, मैं इसका नाम दे रहा हूँ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी बाई सी, और डेल्टा सी कर देते हैं। दिस इज रिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पे कोई थीटा भी होगा, इसको मैं बोलता हूँ थीटा एट पॉइंट सी, इसको मैं बोलता हूँ, इस सी पॉइंट पे कुछ थीटा भी होगा, दिस विल बी अ थीटा एट पॉइंट सी। ठीक है, लोड जहां तक है वहां तक ये जो इलास्टिक कर्व होगा वो होगा पैराबोलिक। बियॉन्ड दिस लोड, बियॉन्ड दिस लोड, this elastic curve is going to be, this elastic curve is going to be a straight line, और tangential to this parabolic curve, वो straight line भी होगा और वो tangential भी होगा इस parabolic curve को। कब तक? इस B पॉइंट तक। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपके सामने अगर इस डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को सीधा यहाँ पे दिखा दूं, इस लाइन को, इस लाइन को, तो इस बी पॉइंट पे जो सी पे डिफ्लेक्शन था वो वैसे का वैसा रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूं, पहले तो मैं आपको सिर्फ इसकी थ्योरी बता रहा हूं। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी वो एज इट इज रह जाएगा, राइट। फिर यहां पे अगर थीटा सी है, अगर यही मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, अब कोई इतना लल्लू नहीं है कि ये थीटा सी है ये भी नहीं बोल पाएगा, दिस इज थीटा सी अगेन। ओके, और यहां से तो स्ट्रेट जा रहा है, यहां से बियॉन्ड द लोडिंग इट इज अ स्ट्रेट। यहां तक का डिस्टेंस जो था, यहां तक का ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो था y/l/2, और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो भी है l/2। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो l/2 है। दिस डिस्टेंस इज l/2। ज्यादा कंबरसम हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा, ये l/2 है। अगर ये l/2 है तो हमें ये जो है इसकी हाइट निकालनी है, ये कितना आएगा। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो मुझे बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो हम यहां पे देखते हैं डेल्टा एट सी, ये जो ये वैल्यू है यहाँ पे दिखा दी है, ये सेम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा एट सी, वही वैल्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाई हुई है, और ये टेंजेंशियल है तो ये वर्टिकल लाइन है। मैं यहाँ पे आपको tan थीटा वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, tan थीटा एट सी इज इक्वल टू, अगर इसको मैंने बोल दिया डेल्टा, डेल्टा इसको क्या नाम दूं अब, चलो इसको सिर्फ मैं y नाम दे देता हूँ। दिस वर्टिकल हाइट इज y, y that divided by tan theta is y, ये आगे वाली साइड डिवाइडेड बाय एंगल के बाजू वाली साइड y that divided by x value will be a l/2, so y will be a l/2 into a tan theta at point c, क्योंकि tan theta बहुत छोटा है, हम बताएंगे y is equal to l/2 into theta c, right। so I'm writing this y is equal to l/2 into theta c। ये कैसे आया, ये कैसे आया,
उसकी थ्योरी यहाँ पे बता के रखी हुई है, L/2 इंटू थीटा सी कैसे आया, इसके लिए ये थ्योरी बता के रखी हुई है। मैं यहाँ पे इसको एरो दिखा रहा हूँ आपको, राइट। चलो इसका कोई यूज नहीं है, ये समझ गए आप। y इज इक्वल टू L/2 इंटू थीटा सी। सो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट पे टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा एट पॉइंट बी इज अ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी प्लस प्लस L/2 इंटू थीटा एट अ पॉइंट सी। ये समझ गया, y पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा सी प्लस L/2 इंटू थीटा सी, इतना ही काम करना है। अब इसके आगे हमें बस फॉर्मूलाज का यूज कर लेना है, राइट। ये थ्योरी आप समझ गए हो, तो मैं आपको यही चीज नेक्स्ट यहीं पे दिखा देता हूं। यहाँ पे लोड है P, यहाँ पे लोड है P, तो डेल्टा एट सी कितना आ रहा है P की वजह से, ये थी गिवन बीम, यहाँ पे P लोड था, इसके वजह से इस पॉइंट पे बीम डिफ्लेक्ट हुई और कुछ हमें डिफ्लेक्शन मिला। जरा स्टिप स्लोप हो रहा है ये इस P पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन मिला। अब इस दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, सो आई एम राइटिंग इट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अंडर द पॉइंट लोड डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी अ P L क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3EI, राइट। पर यहाँ पे L कितना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ L/2, तो L यहाँ का जो है L/2 है, इसलिए मैं यहाँ पे वापस आपको पहले फॉर्मूला बता दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ P L/2 होल क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3EI डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। अब डिफ्लेक्शन के बाद में मुझे इस पॉइंट का रोटेशन भी चाहिए, मुझे इस पॉइंट का रोटेशन भी चाहिए। मैं यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में काम आएगी इसलिए, ये वाली। हाँ, तो देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी तो मिल गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए रोटेशन एट पॉइंट सी, थीटा एट पॉइंट सी। थीटा का भी फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा का फॉर्मूला क्या था, PL² दैट डिवाइडेड बाय 2EI, राइट। तो यहाँ पे हमारा P जो है वो डायरेक्टली P दिया हुआ है, L जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस L/2 होल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2EI थीटा एट पॉइंट सी, राइट। अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, I will draw a tangent at this point. If I draw the tangent at this point, ये कुछ यहाँ पे आ रही है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में ये जो थीटा सी है वही एंगल यहाँ पे भी होगा थीटा सी, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 का है। ये जो हाइट मिलेगी मुझे L/2 इंटू थीटा सी अगेन, और ये जो हाइट मिली है वो तो मुझे डिफ्लेक्शन सी पे मिल ही गया है, राइट। मेरे पास डिफ्लेक्शन एट सी है, थीटा एट सी है, तो मुझे अब बनाना क्या है, ये डिफ्लेक्शन एट सी जो मिला वो था PL³ दैट डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर 2 का क्यूब किया 8 इंटू 3, इट विल बी PL³ दैट डिवाइडेड बाय 24EI। ये पहली बात होगी। दूसरा, थीटा सी क्या था, P2² 4, मतलब P इंटू L² दैट डिवाइडेड बाय 8EI, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को देखना, ये वैल्यूज है वो PL³ दैट डिवाइडेड बाय 24EI, इट इज PL² दैट डिवाइडेड बाय 8EI। अब इसको L/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको L/2 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी PL³ दैट डिवाइडेड बाय 16EI, राइट।
तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा टोटल डिफ्लेक्शन। टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डेल्टा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस एल बाई टू इंटू थीटा सी, वो यहाँ पे दिख रहा है पी एल क्यूब बाय 24 ई आई प्लस पी एल क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 16 ई आई, राइट। तो मैंने इसमें से अगर 8 बाहर निकल लिया, पी एल क्यूब बाई 8, तो ये मेरे पास बचेगा 1/3 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 3, ये आ जाएगा 5/6, तो ये आ जाएगा 5 पी एल क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 48 ई आई। आप पीछे में जाके आंसर चेक कर सकते हो, पिछले केस में वही आंसर निकल के आया था। यू कैन सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स, बोथ आर सिंपल। पर अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो ये निकालने में आसानी हो जाएगी। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018, राइट, 2018। चलो अब 2018 का ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं, हमने पूरे क्वेश्चन किए थे क्या? मैं एक बार लाइन से देखता हूँ और कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ है। 2 3 4 ये हो रहा है 13 के बाद में 13 का क्वेश्चन हुआ, ये 15 का क्वेश्चन हुआ, ये 15 का 9th क्वेश्चन हुआ, फिर उसके बाद में 10th क्वेश्चन हुआ, ये 11th क्वेश्चन, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था डिफ्लेक्शन से, बराबर है। फिर ये 12th क्वेश्चन भी हुआ है, ये 12th, हाँ चलो ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ये कैसे निकला हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2019, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन मैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन देखो आप, राइट, MES 2019, यहाँ पे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द फॉलोइंग फिगर। ये लोड यहाँ पे लगाया हुआ है। नाउ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, अगर ये एल डैश है तो ये एल है, जरा सा, अगर ये एल है तो ये गैप जो होगा, ये गैप जो होगा वो होगा एल माइनस एल डैश, राइट। अगर इस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्टेड कर्व मेरा ऐसा आ रहा है, राइट, इसको अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वही क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन को कर रहे हैं वापस, इसको मैंने अगर टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इफ आई ड्रॉ दिस टेंजेंट at this point, this tangent will be like this, right। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक पहली बात तो मिलेगी, deflection at point B, this will be a deflection at point B, this will be a deflection at point B। अगर मैंने यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखा दी पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, तो इस सी पॉइंट पे ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। वही चीज़ रिपीट हो रही है, बस कुछ नहीं है, ये मिलेगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, राइट। तो ज़रा आप देखो, अब इसके नीचे की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू, यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, थीटा, थीटा एट पॉइंट बी, तो ये वैल्यू भी होगी थीटा एट पॉइंट बी। तो ये एल माइनस एल डैश बचा है यहाँ पे, ये वैल्यू होगी थीटा बी इंटू एल माइनस एल डैश, राइट। अब जरा सा देखो, ये जो थीटा बी है, यहाँ पे थीटा सी क्या आएगा, यहाँ पे अगर सी पॉइंट है, अगर मैंने थीटा सी बोल दिया, ये एंगल ऐसे जेड फॉर्म कर रहा है, राइट। ये जितना एंगल है ये उतना ही एंगल है, अगर ये देखते हो तो इट मीन्स थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी। अब मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट का, सी पॉइंट का। सी पॉइंट में क्या क्या आएगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी प्लस थीटा बी एल माइनस एल डैश। ये हमने देखा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखो कौन सा दिया, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, यस, थीटा बी एल माइनस एल डैश, यस, ट्रू, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब हम दूसरा चेक नहीं करते,
आप ये चीज याद रखो, जहां पे बोथ लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में पूरे ऑप्शन चेक करने होते हैं हमें। पहले तो ऑप्शन देख रहे हैं, इंडिविजुअल ऑप्शन है क्या चारों। अगर यहाँ पे कोई और होता ना तो पहला वाला हम बराबर बता देते। यहाँ पे अगर आगे सोच के देखते हो, आगे सोच के देखते हो, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन एट बी, यस इट इज राइट, नथिंग रॉन्ग। क्योंकि थीटा बी थीटा सी के बराबर है, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी, सो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा बी। थीटा बी और सी दोनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज थीटा बी एल माइनस एल डैश। ये ऑप्शन 1 भी करेक्ट है एंड ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, सो फोर्थ इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3। एंड फॉर दिस क्वेश्चन ये आप पूरा का पूरा डायग्राम रेफर कर लेना, ये पूरा का पूरा डायग्राम यू हैव टू रेफर दिस होल डायग्राम। इस क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए ये पूरा डायग्राम रेफर कर लो, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने L/2 लिखा है, मगर वहां पे रिमेनिंग डिस्टेंस L माइनस एल डैश लिखा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL थ्रू आउट span L, maximum deflection for a simply supported beam subjected to UDL throughout the span is। अब इसमें कौन सी नई रॉकेट साइंस वाली बात है, सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने बोला था, हर बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। सेंट्रल पॉइंट लोड को सब्जेक्टेड है तो यहाँ पे कोई ये डिफ्लेक्टेड कर्व आ जाएगा, डिफ्लेक्टेड कर्व में इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चे जानते हैं आज तक। तो ये है डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सॉरी ये यूडीएल है, यूडीएल दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, कोई यूडीएल दिया हुआ है। इस यूडीएल का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है एट द सेंटर, डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 5/384 WL/4/EI। इसका डेरिवेशन मैंने पास्ट में किया हुआ है, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक एनी वन ऑफ द वीडियोस। मैंने किस में किया हुआ है, ये किया हुआ है कॉन्जुगेट बीम मेथड में। कॉन्जुगेट मैं जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम कॉन्जुगेट बीम से सॉल्व करता हूँ, और कैंटिलीवर बीम मूवमेंट एरिया मेथड से। You can employ your own methods to get the answers. Last important point is how to get the answer. अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पर मैं मूवमेंट एरिया मेथड के लिए कैंटिलीवर के लिए मूवमेंट एरिया मेथड यूज करूंगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज करूंगा। कुछ एडवांटेजेस है उनके। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखना, अ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर। पहले कैंटिलीवर बना लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे what they are talking about. A deflection at the free end of the cantilever. This is point A, this is point B. Free end पे बात करनी है। Of a rectangular cross section due to certain loading is a 0.8 मीटर, कुछ 0.8 सेंटीमीटर। कुछ लोडिंग के वजह से यहाँ पे फ्री एंड पे 0.8 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ रहा है। If the depth of the section is doubled, keeping the width same, the deflection at the free end due to the same loading will be, कोई तो एक x लोड है समझो, certain loading, deflection at the free end of a cantilever of a rectangular cross section due to certain loading is a 0.8. If the depth of the section is doubled, keeping the width same, then deflection of the free end। आप जरा इस चीज को देखना, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने कैटेगराइज किया है इसको। अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी में, तब मैंने बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल सपोर्टेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हाउ डिफ्लेक्शन एट दिस एंड पॉइंट ड्यू टू लोडिंग, फॉर्मूला क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोड हो रहा है, कोई भी पॉइंट लोड, तो फॉर्मूला आएगा कुछ P(L3) दैट डिवाइडेड बाय 3EI एंड पे हुआ तो, और सेंटर में पॉइंट लोड की वजह से देखा था PL3 5/48EI, राइट। तो हमें बस इतना बताना था, अगर पॉइंट लोड है तो डिफ्लेक्शन जो है वो वेरी हो रहा है L3/EI के साथ। खैर हमने बोला है मटेरियल इज अज्यूम्ड टू बी अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है एमपीएससी में, यू मस्ट रिमेंबर दिस। इफ a material is assumed to be homogeneous and isotropic, Young's modulus is a constant in all the direction at all the points। तो हमारे पास अब डिफ्लेक्शन बचा, अगर पॉइंट लोड है तो L3
एंड ई आई के हिसाब से डिवाइडेड बाय आई, ये पहली बात होगी। अगर यूडीएल है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आया था हमारे लिए एट द एंड डब्ल्यू एल रेज टू 4 दैट डिवाइडेड बाय 8 ई आई। इसका मतलब अगर लोडिंग मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूँ, लोडिंग और 8 ई को छोड़ दो, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू 4 बाय आई। क्योंकि इसकी लेंथ सेम है तो मेरा ये तो कंक्लूजन आ गया, लोडिंग की बातें मुझे करनी नहीं है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डेप्थ ऑफ सेक्शन इज डबल्ड बाय कीपिंग विड्थ सेम, डेप्थ ऑफ सेक्शन इज डबल्ड बाय कीपिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन सेम। तो अब मुझे इतना तो पता चला, डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, deflection is inversely proportional to I, so deflection is inversely proportional to I and I जो होता है वो होता है directly proportional to b d cube by 12। कौन से सेक्शन के लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा ढंग से देखना, मैं यूं ही नहीं डाल रहा हूँ। कैंटिलीवर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, राइट, कैंटिलीवर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसका जो होगा बी डी क्यूब बाई 12 डायरेक्टली, ये फॉर्मूला ही होता है आई का, I इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। अब सवाल ये है इसमें, इफ डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज डबल्ड, I को तो इन्होंने रखा, इस B को रखा है सेम, इस डेप्थ को डबल कर दिया, इस डेप्थ को डबल कर दिया, तो मैं आपके सामने एक रिलेशन अभी लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे, आई होप सो। पहला जो 0.8 सेंटीमीटर है, मैं इसको लिखता हूं y1, y1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1, I1, y2 is inversely proportional to I2। इन दोनों का अगर रेशो मैं लेता हूं, इन दोनों का अगर मैं रेशो लेता हूं तो मेरे पास रेशो ये आ जाएगा, y1 is equal to 1 by I1 by keeping all other parameter constant, y2 is 1 by I2, ये आ जाएगा। अगर आपको उतना भी नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, y1 is equal to PL क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3EI, I की जगह 1 चाहिए, y2 is equal to PL क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 3EI I2। तो अगर y1 y2 का रेशो लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल लोडिंग कंडीशन, वी डोंट नो व्हाट द लोड इज। y1 की वैल्यू है 0.8, y2 का हमें पता नहीं है, वही निकालना है। I2 is B D, अब डेप्थ कितनी हो गई? 2, डबल द डेप्थ, B D क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 12 इनटू I1 की वैल्यू है B D क्यूब दैट डिवाइडेड बाय 12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना D क्यूब है और 2D क्यूब है, राइट, तो ये बन जाएगा 8D क्यूब दैट डिवाइडेड बाय D क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो इसको और एक्सटेंड करने के बाद में इस y2 को मैं उधर ले जाता हूँ, y2 इज इक्वल टू 0.8 बाई 8, सो इट इज 0.1 सेंटीमीटर, द आंसर इज 0.1 सेंटीमीटर। ये दिखने के लिए सिर्फ रिलेशनशिप का क्वेश्चन था, इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नथिंग एल्स। ये यहाँ पे निकल गया 0.1 सेंटीमीटर, यस, ये जो था 0.1 सेंटीमीटर का काम बन गया, ओके। अब इसके बाद में, अरे इसके पहले के एक दो क्वेश्चन रह गए, करते उसको। इसके बाद में इस क्वेश्चन को करो, A shear force and bending moment are zero at the free end of the cantilever beam if it carries a, जरा सा देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। यहाँ पे पॉइंट लोड लगाया था, इसी पॉइंट लोड के नीचे शेयर फोर्स कितना आया था? सेम वैल्यू नहीं है यार, तो चलो पीछे में देखो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वल टू द लोड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द लोड एट अ फ्री एंड देन द शेयर फोर्स अंडर द पॉइंट लोड इज द वैल्यू इटसेल्फ इक्वल टू द पॉइंट लोड। अब पहली बात इन्होंने क्या पूछी?
अब ये क्वेश्चन था shear force under the point load is P itself, nothing to worry about, shear force under the point load P itself। तो हमें क्या चाहिए, shear force and bending moment जीरो चाहिए at a free end of the cantilever beam if it carries, ऐसा लोड जो फ्री एंड पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो दे दे और shear force भी जीरो दे दे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, shear force भी जीरो दे दे। तो वो देख रहे हैं अगर हमने पॉइंट लोड लगा दिया तो उसी जगह पे shear force आ जाएगा P, तो पहला ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा पॉइंट लोड एट अ मिडल ऑफ इट्स लेंथ, यस पॉइंट लोड अगर मिडल ऑफ इट्स लेंथ लगाते हैं, ये सेकंड ऑप्शन के लिए चेक हो रहा है, तो इसका यहाँ पे P है, ये यहाँ पे रिएक्शन में P आ जाएगा, सपोर्ट हटा के लगाना पड़ता है, खैर मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ये अपवर्ड लोडिंग ऐसी P और ये है इसका SFD, ये है इसका SFD, उसकी वैल्यू है P, पॉजिटिव P, राइट। और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो आएगा वो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर आ जाएगा और यहाँ पे मिड पे लगाया हुआ है तो ये P L/2 आ जाएगा, अगर ये L/2 है। तो अब देखो shear force and bending moment are zero at the free end of the cantilever beam, shear force and bending moment are zero at the free end, yes इस free end पे जीरो दिख रहा है क्या, yes there is no shear force, there is no bending moment, so option 2 is right, shear force to be equal to zero at a free end and bending moment is equal to zero at the free end, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर दी होल लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर दी होल लेंथ, ये है कैंटिलीवर बीम, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, यहाँ पे इसका अगर जीरो लोड है, यहाँ पे शेयर फोर्स आ जाएगा WL/2, इसका शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा यहाँ से शेयर फोर्स, ये अपवर्ड है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड है WL/2, ये लोड है हाफ लोड इंटेंसिटी इनटू L। अब ये यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे लोड है, अगर ये UDL है तो इसका शेयर फोर्स होगा लीनियर, ये है SFD इसका, और इस एंड पॉइंट में वो जीरो है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई, शेयर फोर्स एट एंड पॉइंट इट इज इक्वल टू जीरो, और इसका बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, इस जगह पे इसका बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा, अगर ये ऐसे लोड कर रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका वैल्यू है WL²/2, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप करके देखना, और इसका ये आएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इसका वैल्यू यहाँ पे होगा WL²/2 और एंड पे होगा बेंडिंग मूवमेंट जीरो। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, पर यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं दिस। सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ अ स्पैन 10 मीटर, ये मैं यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेता हूँ, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पैन, टोटल स्पैन इज अ 10 मीटर। इस क्वेश्चन को देखा है हमने पहले, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ W एट अ C सच दैट AC इज इक्वल टू 3 मीटर, ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट, और C पे कहीं पे हमने 10 किलोन्यूटन का लोड लगा दिया है एट अ C पॉइंट AC, ये पॉइंट A है, पहले बता दिया है, दैट वाज पॉइंट A, पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, AC इज इक्वल टू 3 मीटर, इसमें से ये जो AC वाला पोर्शन है वो है 3 मीटर का एंड रिमेनिंग पोर्शन होगा 7 मीटर का। तो इन्होंने पूछा है कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में लॉक कर, एट C नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया था, अगर टोटल बीम के लेंथ को दो पोर्शन में डिवाइड किया, लार्जर पोर्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। प्लीज रेफर दिस, ये देखो यहाँ पे हमने पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था, 5 किलोन्यूटन लोड 2 मीटर और 3 मीटर, राइट, तो 1.67 पे आया था। यहाँ पे लोड कितना बना है इस क्वेश्चन में हमने जो देखा अभी 10 किलोन्यूटन का लोड है, ये डिस्टेंस कुछ 3 मीटर है, ये डिस्टेंस कुछ 7 मीटर है, प्रोपोर्शनली अगर आप बात करोगे तो ये कहीं पे लाई करेगा इस लॉन्ग स्पैन में, इस B to C जोन में, सेम
ये क्वेश्चन पूछा गया था इन ईयर 2013. सेम क्वेश्चन was asked in again 2018, and same question is now being asked in 2019. तो इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन बी एंड सी एनीवेयर, फोर्थ नंबर, सेम क्वेश्चन सेम आंसर. देखो फ्रीक्वेंसी, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होने की आउट ऑफ सेम टॉपिक. हमने अभी तक कोई 5 क्वेश्चन देखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं. इस टॉपिक से पूछे गए 21 क्वेश्चन. आउट ऑफ दैट 21 क्वेश्चन अगर 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे, इसका मतलब 30% डेटा रिपीट हो रहा है आराम से. चलो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है. ये 2019 में पूछा था. ये क्वेश्चन पास्ट में भी पूछा गया था. 5 बाई वहां पे हमारा आंसर आया था 5/48 WL3/EI, राइट. ये क्वेश्चन एमईएस में दो बार पूछा गया है, सेम इन अ सेम ईयर इटसेल्फ. अलग अलग ईयर में नहीं, वहीं पे 2 क्वेश्चन थे इसके. ये क्वेश्चन तो हो गया अभी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. व्हाट अ कैंटिलीवर बीम ऑफ AB कैंटिलीवर बीम है ऑफ अ लेंथ L subjected to bending moment at a free end as shown in figure. What slope and deflection at a free end B. यहाँ पे स्लोप कितना पूछा है और डिफ्लेक्शन कितना पूछा है. अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? मूवमेंट के साथ L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मूवमेंट को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2E है, राइट. थीटा को सिर्फ L से मल्टीप्लाई करना है, ML/EI. जो टॉप में पावर आ रहा है वही डिनोमिनेटर में लेना. 2 आया था, 2 डिनोमिनेटर में लिया. ये दोनों चीजें हमें पहले से याद थी. इट इज ML² बाय, पहले पूछा गया है, पहले फ्री एट दैट शोन इन फिगर. व्हाट इज द स्लोप पहले लिखना है, डिफ्लेक्शन बाद में लिखना है. स्लोप कितना है? ML/EI, ML²/2E है. ये देखो M/LEI लिखा है. ये दिखने के लिए तो कभी कभी मिस्टेक हो सकती है कि दिख रहा है सेम, पर एकदम अच्छे से देखना होगा. सो दिस इज नॉट ऑप्शन. 2ml ऑप्शन नहीं है. ML/EI यस हो सकता है, पर ये सामने वाला गलत कर गया. ये ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट वन.